नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के वीडियो में बात करते हैं हम 11 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भाषा संगम मोबाइल ऐप कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ है? आंसर है 22। चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोबाइल ऐप को उपयोगकर्ताओं को अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक बातचीत के सामान्य भावों से परिचित कराने के लिए विकसित किया गया है। ऐप में 100+ वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिजाइन किए गए हैं, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देते हैं। ऐप का उद्देश्य भारत भर के लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनकी संस्कृति के करीब आने में सक्षम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? आंसर है ऊर्जा मंत्रालय। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समारोह में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 4वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम होगी आजादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत और आजादी का अमृत महोत्सव स्वच्छ ग्रह। सप्ताह भर चलने वाला उत्सव नीचे दी गई सूची के अनुसार दैनिक कार्यों के रूप में होगा। होम एनर्जी ऑडिट प्रोग्राम पर सर्टिफिकेट कोर्स का वर्चुअल लॉन्च होगा 8 दिसंबर को। उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर वेबिनार का आयोजन होगा 9 दिसंबर को। भारतीय आवासीय क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन रखा गया है 10 दिसंबर को। और बाजार परिवर्तन में ऊर्जा कुशल उपकरणों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा 10 दिसंबर को। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता योजनाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन 11 दिसंबर को एवं पीएटी साइकिल के तहत नामित उपभोक्ताओं के लिए अमृत महोत्सव समारोह एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत का आयोजन 13 दिसंबर को रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर एक विचार नेतृत्व मंच का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में IFSCA कह देते हैं, इसके द्वारा की गई थी। फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश थे। फोरम ने विभिन्न उप विषयों के साथ बियॉन्ड के विषय पर ध्यान केंद्रित किया। उप विषयों में सीमाओं से परे फिनटेक, वित्त से परे फिनटेक
और फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट शामिल हैं। इस पर ध्यान देने के साथ कि क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में फिनटेक उद्योग की प्रकृति को कैसे प्रभावित कर सकती है और नए अवसरों को बढ़ावा दे सकती है। जान लेते हैं मंच के भागीदारों के बारे में। नीति आयोग, जिसको फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एवं इन्वेस्ट इंडिया। फिक्की, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और नैस्कॉम, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये सभी 2021 के फोरम के कुछ प्रमुख भागीदार हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है? आंसर है केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर। चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है। सम्मेलन का विषय हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था एवं महामारी था। सम्मेलन की अध्यक्षता की श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने, एवं उपाध्यक्ष रहे इसके एस जयशंकर एवं विवियन बालकृष्णन एवं सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी। चलिए जान लेते हैं इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया। सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा RSIS सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज स्टडीज श्रीलंका और अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च UAE के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई उनके बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष यह सम्मेलन महामारी, आर्थिक गिरावट और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण हिंद महासागर के सामने आने वाली चुनौतियों से निपट रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत से पहले उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समिट फॉर डेमोक्रेसी की मेजबानी किस राष्ट्राध्यक्ष ने की है? आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलनों में से पहले की मेजबानी कर रहे हैं, जो लगभग 9 से 10 दिसंबर के बीच हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों में लोकतांत्रिक भावना और बहुलवादी लोकाचार यानी प्लूरलिस्टिक ईथोस निहित हैं। इस लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में कुल 100 देशों ने भाग लिया। यहां तक कि यूक्रेन और ताइवान को भी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन रूस और चीन को नहीं किया गया। इन दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका शीत युद्ध की मानसिकता प्रदर्शित कर रहा है, जो वैचारिक टकराव और दुनिया में दरार को भड़काएगा। चलिए अब जान लेते हैं पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मूल स्रोतों में से एक के रूप में भारत के सभ्यतागत लोकाचार पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक शासन के 4 स्तंभों के रूप में संवेदनशीलता, जवाबदेही, भागीदारी और सुधार अभिविन्यास को रेखांकित किया। इस बात पर बल दिया कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को वैश्विक शासन का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी याद किया कि 75 साल पहले भारत की संविधान सभा ने अपना पहला सत्र आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि कैसे लोकतांत्रिक देशों को अपने अपने संविधान में निहित मूल्यों पर काम करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की किस परियोजना ने 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं? आंसर है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। चलिए जान लेते हैं इस परियोजना के बारे में
जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार पर भारत की परियोजना निजामुद्दीन पुनरुद्धार परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। इस परियोजना में श्रद्धेय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 14वीं शताब्दी के मकबरे के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों की सावधानी पूर्वक बहाली शामिल है। चलिए जान लेते हैं। निजामुद्दीन पुनरुद्धार परियोजना ने 2 श्रेणियों के अंतर्गत ये पुरस्कार जीते। ये कौन सी हैं? एक उत्कृष्टता का पुरस्कार और दूसरा संवहनीय विकास के लिए विशेष मान्यता भी मिली। निजामुद्दीन बस्ती के विषय में जान लेते हैं। यमुना नदी की सहायक नदी पर स्थित दिल्ली के एक गांव गयासपुर में बसे प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के आसपास की बस्ती को हजरत निजामुद्दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती और सुंदर नर्सरी, बताशेवाला मकबरा, उद्यान परिसर, राज दरबारी कवि खाने खाना रहीम का मकबरा और अजीमगंज सराय का मुगल काल का कारवां सराय शामिल है। चलिए जान लेते हैं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 के विजेता के बारे में। विरासत विशेषज्ञों की जूरी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 के साथ 6 देशों, जिनमें बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं, इनकी 9 परियोजनाओं को सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को AMS के सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए चुना गया है? आंसर है निखिल श्रीवास्तव। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में पढ़ाते हैं, एडम मार्क्स और डेनियल स्पीलमैन के साथ अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एडम मार्कस स्विट्जरलैंड में इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉजेन में कॉम्बिनेटोरियल एनालिसिस के अध्यक्ष हैं। डेनियल स्पीलमैन कंप्यूटर साइंस के स्टर्लिंग प्रोफेसर, सांख्यिकी और डेटा विज्ञान के प्रोफेसर और गणित के प्रोफेसर हैं। $5000 का पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव को पुनरावृत्त स्पेसिफिकेशन सहित मैट्रिसेस के विशिष्ट बहुपद को समझने के लिए तकनीकों को विकसित करने और पेश करने में उनके काम के लिए दिया गया है। निखिल श्रीवास्तव इससे पहले 2014 में संयुक्त रूप से जॉर्ज पोला पुरस्कार जीत चुके हैं और 2021 में आयोजित पुरस्कार ने इसे अपना तीसरा बड़ा पुरस्कार बना दिया है। वह यूसी बर्कले में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार उनके अत्यधिक मूल कार्य को मान्यता देता है, जिसने मैट्रिसेस की विशेषता बहुपद को समझने के लिए विधियों को पेश किया और विकसित किया, अर्थात पुनरावृत्त स्पेसिफिकेशन विधि और बहुपदों को इंटरलेस करने की विधि के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? आंसर है नीलमणि फुकन जूनियर। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में और बाकी अन्य तथ्यों के बारे में। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता एवं कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जिनको कि आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। यह
1961 में स्थापित किया गया था और केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं नीलमणि फुकन जूनियर के बारे में। फुकन साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। गुवाहाटी के आधार पर वह प्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने सूर्य हेनु नामी अहे ए नोडियेदी गुलाबी जुमर लग्न और कविता लिखा है। फुकन को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली। फुकन ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। इससे पहले पुरस्कार पाने वालों में 1979 में बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और 2000 में ममोनी रईसम गोस्वामी थे। चलिए जान लेते हैं दामोदर मौजो के बारे में। मौजो गोवा से हैं और इससे पहले उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है जैसे कार्मेलिन और सुनामी साइमन और लघु कथाएं टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा। यह कोंकणी लेखक के लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पहला 2006 में रविंद्र केलेकर को मिला था। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? आंसर है रूपेश गोयल। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। अंतरिक्ष आयोग के सदस्य, भारत सरकार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने जियो स्पेशल वर्ल्ड द्वारा आयोजित डिजी स्मार्ट इंडिया 2021 सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान गोयल को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। भूगोल और भूस्थानिक अध्ययन के लिए एक मजबूत झुकाव के साथ एक रणनीतिक विश्लेषक राजपुड़ी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर साल यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। राजपुड़ी कामाक्षी मेमोरियल ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना भूस्थानिक विज्ञान के क्षेत्र में महान विचारों और शोध कार्यों वाले छात्रों और युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए की गई। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीवा रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है बालकृष्ण दोषी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे। महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाने वाला सम्मान जीवन भर के काम और क्षेत्र के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में आर्किटेक्ट्स या प्रथाओं को दिया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन है बालाकृष्ण दोषी। 6 दशकों से अधिक के करियर के साथ बालाकृष्ण दोषी का आधुनिकता और स्थानीय भाषा के एक अग्रणी परस्पर क्रिया के माध्यम से भारत की वास्तुकला को आकार देने में एक सर्वोपरि प्रभाव रहा है, जो स्थानीय संस्कृति, संदर्भ और शिल्प का जश्न मनाने वाली परियोजनाओं में अनुवादित है। सबसे प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकारों में से एक 2018 प्रित्जर पुरस्कार विजेता ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्प दर्शन और अभिव्यक्ति का निर्माण किया है, जो आधुनिकतावादी मूल्यों और स्थानीय परंपराओं दोनों द्वारा सूचित किया गया है। उनकी शहरी नियोजन रणनीतियों और सामाजिक आवास परियोजनाओं ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में से एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में
उनके अकादमिक कार्य से और मजबूत हुआ। उनका काम प्रशासनिक और सांस्कृतिक भवनों, शैक्षिक सुविधाओं, आवास विकास और आवासीय भवनों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और पैमानों पर फैला है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में श्रेयस कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कैंपस, अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? आंसर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। देहरादून जिले में दूध उत्पादन और खपत पूरी तरह से विरोधाभासी है। एक तरफ जहां सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कई प्रयास कर रही है, वहीं उत्पादों को बढ़ावा देने के सरकार के सभी दावे फर्जी साबित हो रहे हैं। हजारों घंटे की मशक्कत के बाद भी मांग के मुताबिक दूध नहीं बनता है। चलिए जान लेते हैं सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से नए प्रयास कर रही है, जिनमें से कुछ एक इस प्रकार है। नंबर 1 जिसमें दे रखी है गंगा गाय योजना। सरकार द्वारा गंगा गाय योजना और 3 से 4 रुपए प्रति लीटर दूध की प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई, ताकि दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और खपत को समय पर पूरा किया जा सके। जान लेते हैं कामधेनु योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी की गई थी। यद्यपि उत्तराखंड में सामान्य किसानों के लिए 25% सब्सिडी और नाबार्ड के तहत डेयरी के लिए 6 लाख रुपए तक के ऋण पर SC/ST के लिए 33% सब्सिडी का प्रावधान था, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण किसानों ने इसका लाभ नहीं उठाया। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड की राजधानियों के बारे में, जो कि हैं देहरादून, जो शीतकाल के लिए बनाई गई है, और दूसरी एक राजधानी जो ग्रीष्मकाल के लिए बनाई गई है, उसका नाम है गैरसैंण। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में। वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जैसा आप जानते होंगे, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियोस के बारे में आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, बाकी अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स के बीच, बाकी और भी अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप के बीच, ताकि वो लोग भी इन वीडियो से लाभान्वित हो सकें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।